हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सत्येंद्र जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां आप और मैं हम मिलकर डिस्कस कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जी हाँ, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं जो हैं, ये चैप्टर चल रहा है। कौन सा? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। ये चैप्टर चल रहा है ना? हाँ, चलिए, एकदम सिंपल बात है ना। इसमें हम लोग पिछली क्लास तक तत्व का वर्गीकरण कर चुके थे, सॉरी, पदार्थों का वर्गीकरण कर चुके थे। और पदार्थों के वर्गीकरण में मैंने आप लोगों को शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के बारे में बताया था। आज के इस सेगमेंट में हम लोग स्टार्ट करेंगे मिश्रण से, है ना। मिश्रण हमें पढ़ने हैं, तो देखिएगा, जानते हैं कि ये मिश्रण होते क्या है। ठीक है, तो हेडिंग है हमारे पास आज की सबसे पहली मिश्रण, जिनको प्यार से हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। मिश्रण मतलब मिक्सचर। अब सखा, मिक्सचर क्या है? देखो, इनमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ जो हैं वो किसी भी अवयव में मिलाए जा सकते हैं, मतलब किसी भी अनुपात में आपस में मिश्रित किए जा सकते हैं। ठीक है ना? जी हाँ, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी अनुपात में, और उनका संगठन भी भिन्न भिन्न हो सकता है। दूसरी चीज, ये जो पदार्थ आपस में मिलाए जाएंगे, ये कभी भी रासायनिक क्रिया नहीं करेंगे। ठीक है ना? हाँ, ये क्या नहीं करेंगे? कभी भी रासायनिक क्रिया नहीं करेंगे। ये ध्यान रखने की बात होगी अपने पास। तो चलिए, क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में, किसमें? रेशो में, अनुपात में जो संघटन बनेगा, क्या बनेगा? संघटन बनेगा। ठीक है, अनुपात में संघटन क्या है? मिश्रण है। पहली चीज। दूसरी चीज, यहां एक बात पर और ध्यान देना लाडलो, और वो ध्यान देने की बात हमारे पास ये है कि मिश्रण में जो पदार्थ उपस्थित होते हैं कभी भी रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, एकदम सरल बात। क्या? मिश्रण में उपस्थित पदार्थ क्या नहीं करते? रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते, केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे कभी भी। ये बहुत अच्छे से याद रखना। चलिए, ओके खुशी, ठीक है। हाँ बिल्कुल रेणुका, यही होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक संयोजन करेंगे तो यौगिक बना लेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल प्रसन्ना, लखन उसमें सिंपल बताया तो था ना भाई, बता दी थी। वो चाहो तो उसको रिपीट करके आप देख सकते हो और आराम से वहां से लिख सकते हो। सब चीजें लिखवाने की थोड़ी होती है। रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं।
नहीं करते हैं। ये एक सरल बात हो गई है, आसान बात हो गई है, सिंपल बात हो गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये भी चीज याद होगी कि हमने आप लोगों को पदार्थ जो है उसका क्लासिफिकेशन कराते समय मिश्रण का भी क्लासिफिकेशन कराया था, और सखा मिश्रण के क्लासिफिकेशन में स्पष्ट रूप से कह दिया था, क्या मिश्रण के क्लासिफिकेशन में स्पष्ट रूप से मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मिश्रण जो है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस अर्थात समांगी और विषमांगी करके दो भागों में विभक्त किए जाते हैं। ठीक है ना? जी हाँ, सिंपल बात है। तो वापस से समझो, मैं इनका क्लासिफिकेशन बता देता हूं आप लोगों को कि पदार्थ को हम दो भागों में विभक्त करते हैं, और जब ये दो भाग विभक्त किए जाते हैं तो मैं भी बोर्ड के दो ही भाग कर देता हूं। ये लो, इस बोर्ड के हमने कितने भाग कर दिए? दो भाग कर दिए हैं। हम लोग यहां पर दोनों मिश्रणों की बात करेंगे, ठीक है ना? चलिए, एक तो होगा समांगी मिश्रण, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण? विषमांगी मिश्रण, जिसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वन इज होमोजीनियस एंड अदर वन इज हेट्रोजीनियस। मिक्सचर, ठीक है। दूसरा होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, अब यहां होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में हम बात करें तो समझो सखा, क्या समझो? होमोजीनियस मिक्सचर क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या। अब एक सिंपल काम करना, मन करे तो सिकंजी बनाना। क्या किया? मन करे तो सिकंजी बनाना। फिर आप कहोगे सर हम बना लेंगे सिकंजी में, तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो लाडलो, सिकंजी बनाते टाइम आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जब आप नींबू के रस को पानी में घोलते हो तो घुल जाता है, चीनी को पानी में घोलते हो तो घुल जाती है, दूध, मतलब ये तो एक हो गया। फिर जब चाय बनाते हो तो जब पानी में चीनी मिलाते हो तो घुल जाती है, जो वो विलियन बन जाता है उसमें दूध मिलाते हो तो घुल जाता है। एक ऐसा विलियन या एक ऐसा मिश्रण जिसमें अंत में केवल एक ही प्रावस्था दिखाई दे, मतलब पदार्थ जो है वो आपस में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, वो कहलाता है हमारे पास समांगी मिश्रण। वापस सुन लो लाडलो, ऐसा मिश्रण जिसमें मिलाए गए पदार्थ आपस में पूरी तरीके से विलय हो जाते हैं, वो कहलाता है समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। जबकि ऐसा विलयन जिसमें मिलाए गए पदार्थ आपस में पूरी तरीके से विलय नहीं होते, वो कहलाता है विषमांगी मिश्रण। जैसे मिट्टी और पानी, ये मिलते नहीं है ना, तो सरल तरीके से समझें। बहुत बढ़िया। ऐसा मिश्रण जिसमें मिश्रण के अवयव, मतलब पदार्थ या अवयव, ठीक है ना, अवयव क्या हो जाए सखा? आपस में पूर्ण रूप से विलय हो जाते हैं, ठीक है, घुल जाते हैं, वो क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण। विलय हो जाते हैं, क्या है? समांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर है। पहली बात, जैसे एग्जाम्पल, के लिए हम लोग बात करें तो चलो कुछ मीठा हो जाए,
चीनी प्लस जल घुल जाएंगे एक दूसरे में, नमक प्लस जल, ठीक है, नींबू का रस प्लस जल, ठीक। ऐसे ही और अगर बात करें इसमें तो हमारे पास और क्या हो जाएगा, अल्कोहल प्लस जल, ठीक। एयर है ना, चाय भी इसी में आएगा, ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा। एयर वायु, वायु में भी तो गैसें आपस में घुली हुई रहती हैं सखा, वायु है ना। मिश्र धातु, अलॉय कहते हैं प्यार से मिश्र धातु को, क्या कहते हो, अलॉय, ठीक है। कुछ वर्ड सीख लो, भले ही आप हिंदी मीडियम से हो मगर कुछ वर्ड सीख लो तो सामने वाले से जब बात करते हो ना तो इफेक्ट पड़ता है। इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अपने जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करो धीरे 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 करके, ठीक है, बहुत काम आएगी आगे। तो ये तो हो गया हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर। जबकि दूसरी तरफ हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो लाडलो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें पदार्थ एक दूसरे में पूरी तरह नहीं घुलते, ठीक है ना। चलिए, हाँ, तो भाई अब मजा आएगा ना आशीष, अब पढ़ो मन लगा के, है ना बेटा, बहुत अच्छे। देखो तो क्या कह रहे हैं, ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ एक दूसरे में पूर्णतः नहीं घुलते, क्या है, विषमांगी मिश्रण है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिश्रण है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक। और वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं, चलिए सिंपल, हाँ, इसके उदाहरणों की बात अगर हम लोग करें, ठीक है जी, इसके एग्जाम्पल्स की बात अगर हम लोग करें तो देखो, जैसे ऑयल एंड वाटर, तेल प्लस जल, ये नहीं घुलते एक दूसरे के अंदर। इसके अलावा हम लोग और बातें करें तो जैसे हमारे पास हो जाएगा रेत प्लस जल, ये भी नहीं घुलते। या फिर रेत प्लस लोहे का बुरादा, लोहे का चूर्ण, ये भी नहीं घुलते हैं आपस में, ठीक है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, है ना। जी हाँ, बहुत अच्छा। ये कह रहे सर हमारी नोट कैसे चेक होगी। देखो यहाँ यही है, बस इसी चीज़ में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, कि आपके नोट्स जो है ना वो हम चेक नहीं करेंगे। मगर भाई साहब ये याद रखना, आप लोगों के अंदर ईमानदारी अगर है ना तो नोट्स पूरे बनाओगे, अच्छे से बनाओगे, आपकी ईमानदारी चेक होगी। यहाँ हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो तो है ही, मगर आप लोगों की ईमानदारी की परीक्षा है ये, ठीक। और देखो एक चीज़ बता देता हूँ, इंसान प्रारंभ में ये जरूर सोचता होगा कि मैं किसी और का कुछ बिगाड़ लूंगा, मगर अंतोतगत्वा मतलब अंत में वो खुद का ही बिगाड़ता है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो प्रॉपर रिवीजन नहीं होगा, और मेरे सखा अगर प्रॉपर रिवीजन नहीं हुआ तो फिर पता है ना क्या होगा, तो फिर एग्जाम में लिखकर कैसे आओगे। और अगर लिखकर नहीं आए, ठीक है ना, हाँ, अगर लिखकर नहीं आए, ठीक है, तो फिर क्या होने वाला है भाई, फिर दिक्कत होने वाली है। क्यों दिक्कत होने वाली है, क्योंकि लिखकर नहीं आओगे तो नंबर नहीं आएंगे, बस इतनी सी बात है। चलो
अब आगे की बात सुनो, ये हम लोगों ने पदार्थ जो है वो सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। जी हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री जो है वो बताने वाला हूं। मतलब हाँ, नहीं ये फीलिंग्स है भाई, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, अर्थात रसायन विज्ञान का वर्गीकरण। रसायन विज्ञान का वर्गीकरण, विज्ञान का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। हाँ, वो नीरज वो हेट्रोजीनियस रह जाएगी भाई, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। तो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री जब हम लोग करते हैं तो भाई इसमें क्या है कि रसायन विज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए, क्या रसायन विज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए क्या किया जाता है, रसायन विज्ञान का वर्गीकरण किया जाता है ताकि इसका अध्ययन सरल किया जा सके। इसलिए इसका क्या किया जाता है, जी हाँ, क्लासिफिकेशन किया जाता है। बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं, रसायन विज्ञान के अध्ययन को सरल करने के लिए, कैसा करने के लिए, सरल करने के लिए इसकी शाखाएं निकाली गई है। क्या की गई है, इसकी शाखाएं वर्गीकृत की गई हैं, ठीक है। करने के लिए रसायन विज्ञान को निम्न शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। इसकी 10 शाखाएं मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूं। कितनी? 10 निम्न शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो इसमें। चलिए, हाँ देखो हरदयाल, आपकी बात ठीक है, मगर कब तक पढ़ोगे इसमें से? एक जगह का नोट्स रहेंगे तो बार बार ये पीडीएफ नहीं खोलनी पड़ेगी ना भाई। रिवीजन के टाइम पर यही पीडीएफ खोलेगा क्या भाई? सोच खुद। और हो सकता है रिवीजन के टाइम पर बहुत भारी बारिश आ गई हो और नेट नहीं चलेगा, तो फिर कैसे पीडीएफ खोलेगा? थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, हर चीज के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, रसायन विज्ञान की जो शाखाएं हैं उनके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो रसायन विज्ञान की शाखाओं में हमारे पास क्या क्या है, कौन कौन सी शाखाएं, सुनो जरा। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भौतिक रसायन विज्ञान। एक होती है भौतिक रसायन विज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, जो अभी आपका ये चैप्टर चल रहा है, ठीक है, जो अभी आपका ये चैप्टर चल रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है ये। मोल कॉन्सेप्ट वगैरह जो होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ही आते हैं। दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरी होती है अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपके चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, साम्य वगैरह का जो चैप्टर है वो इसी के अंदर आएंगे। ठीक है,
अकार्बनिक रसायन विज्ञान, जिसे कहा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं, चलिए, तो तीसरी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, जीओसी फर्स्ट, जीओसी सेकंड, कार्बनिक रसायन विज्ञान। इसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, इसके बाद और भी है क्या? बिल्कुल है। एक होता है विश्लेषणात्मक रसायन। क्या होता है? विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान, जिसे कहा जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री विज्ञान। ये एमएससी वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, बीएससी में पढ़ते हैं या इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक। चलिए, फिर ऐसे ही हम लोग बात करें, इसमें एक होती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पर्यावरणीय रसायन। पर्यावरणीय रसायन, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 14 देखोगे, वो यही है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 14, वो यही है आपके पास। कौन सा है? जी हाँ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल, ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एक होती है हमारे पास, अच्छा वो भाई आपकी मर्जी है, ठीक है ना। एक हमारे पास केमिस्ट्री में होती है जैव रसायन, जिसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कौन सी? बायोकेमिस्ट्री। जैव रसायन। कौन सी केमिस्ट्री है ये? बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ोगे। चलिए, अच्छा हाँ, तो इसको सही कर लो, एनवायरमेंटल, TAL। इसी तरीके से एक होती है हमारे पास औद्योगिक रसायन। कौन सी? औद्योगिक रसायन, जिसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। क्या कहते हैं इसको? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं हम लोग इसको। सिंपल, ठीक है। हाँ, फिर ऐसे ही हम लोग बात करें, बहुत अच्छे, हाँ बताया होगा। हाँ, फिर हमारे पास एक होती है एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। आवाज़ तो सही आ रही है ना? एकदम सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबको सही आ रही है ना आवाज़? ठीक है। हाँ, एक होती है हमारे पास एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। ठीक है, 8वें नंबर पर कृषि रसायन। कृषि रसायन, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। बहुत बढ़िया। एक होती है हमारे पास
चिकित्सकीय रसायन, मेडिसिनल केमिस्ट्री कह सकते हो या मेडिकल केमिस्ट्री कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मेडिसिनल, चिकित्सा रसायन, रसायन जिसे कहते हैं मेडिकल केमिस्ट्री या मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिकल केमिस्ट्री कह सकते हैं इसको, मेडिकल केमिस्ट्री। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, एक होती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नाभिकीय रसायन। क्या कहते हैं? नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ये हमारे पास, ठीक है, ब्रांचेस हैं किसकी? केमिस्ट्री की। 10 ब्रांच मैंने आप लोगों को बताई है। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, एनवायरमेंटल, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, मेडिकल और न्यूक्लियर। टोटल 10 ब्रांचेज हैं। कितनी? 10 ब्रांचेज हैं यहाँ पर, ठीक है ना? जी हाँ, जिनके लिए हमारे पास चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो सारी चीज़, ठीक है। ये टोटल कितनी ब्रांचेज है? 10 ब्रांचेज हैं। अब आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर हमें कितनी पढ़नी है। तो देखो, बहुत सिंपल बात बता देता हूँ। 11th 12th इन 2 क्लासेस के अंदर, इवन अगर कोई बीएससी करता है तो भी 11th 12th और बीएससी के अंदर आपको सिर्फ 3 टाइप की केमिस्ट्री पढ़नी है। एक फिजिकल, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक, 3। हाँ, कोई एक आध चैप्टर जो है, ठीक है, वो कहाँ आ जाएगा भाई? वो आप लोगों के आ जाएगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, वो अलग बात है, नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर आप इंजीनियरिंग करते हो आईआईटी के थ्रू, तो 1 पेपर 2 पेपर केमिस्ट्री के होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में। अगर किसी ने बायोकेमिकल ब्रांच ले ली, या फिर मेटलर्जी ब्रांच ले ली, तो बहुत सारी चीज़ आ जाएंगी, तो उसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। जितने लोग मेडिकल करेंगे, मतलब जितने लोग एमबीबीएस करेंगे, उनको बायोकेमिस्ट्री और मेडिकल केमिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी। एग्रीकल्चरल वाले जो है ना, उनको ऑलवेज एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, ठीक है ना? सिंपल बात। ये केमिस्ट्री के चैप्टर्स नहीं है, केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं केमिस्ट्री की। रसायन विज्ञान के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। हाँ, चलिए, 2 और 3 में नहीं लिखी हूं सर, कोई बात नहीं, तो लिख लो 2 और 3। दूसरा है इनऑर्गेनिक और तीसरा है ऑर्गेनिक, बस इतनी सी बात है। चलिए, तो ये हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांचेज हो गई हैं। हो गई, बिल्कुल सर। अब हम लोग ये जानेंगे क्या कि केमिस्ट्री का हमारे दैनिक जीवन में क्या योगदान है, ठीक है ना? जी हाँ, रसायन विज्ञान का विभिन्न क्षेत्रों में जो उपयोगिता है, महत्ता है, वो क्या है, ठीक है। आप लोगों को एक छोटा सा मतलब डाउट है कि सर इस संडे को टेस्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। एक सिंपल बात बता देता हूं, देखो, अब संडे कब आने वाला है ये सुन लो। संडे आएगा 28 को, कब आएगा? 28/5/2023 को। और इस संडे को एक बहुत सिंपल बात, इस तारीख को आपका होने वाला है टेस्ट। क्या होगा? आप लोगों का टेस्ट होगा। अब आप लोगों के दिमाग में एक ये भी प्रश्न है कि सर टेस्ट में क्या क्या आएगा, तो टेस्ट में मैं बता देता हूं आप लोगों को क्या क्या आएगा। टेस्ट में आएगा जो आपने मंडे से लेकर सैटरडे तक पढ़ लिया है, मंडे से लेकर सैटरडे तक आप लोगों ने जो पढ़ लिया है, ठीक है ना, उतना सब कुछ फर्स्ट चैप्टर का ही आपके पास होगा, ठीक है ना। टेस्ट का टाइम क्या होगा वो सब आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से अपडेट कर दिया जाएगा। किसके हिसाब से? नोटिफिकेशन के हिसाब से अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक। हाँ, तो यहां पर अभी कोई बार बार कमेंट करके ना चिंता मत करो या फिर परेशान मत हो। टेस्ट का टाइम आपको नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा, आपका बिल्कुल टेस्ट होगा, बिल्कुल कोई भी पसोपेश नहीं रहेगी। हाँ, चलिए, तो ये तारीख अच्छे से याद रखना, टेस्ट देना है सबको, है ना। चलो, अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि अब मैं अगले टॉपिक की बात करने वाला हूं आप लोगों से। और अगला टॉपिक क्या है? रसायन विज्ञान की विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगिता। रसायन विज्ञान की
किसमें? विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगिता, विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगिता, कि रसायन विज्ञान अलग अलग क्षेत्रों में कैसे यूजफुल है, ठीक है, या महत्ता कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं? महत्ता कह सकते हैं। रसायन विज्ञान अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से महत्वपूर्ण है, जैसे कृषि के क्षेत्र में रसायन विज्ञान की क्या महत्ता है, चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में रसायन विज्ञान की क्या महत्ता है, ठीक है ना, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में रसायन विज्ञान की क्या महत्ता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्या है, युद्ध के क्षेत्र में क्या है, इन सब क्षेत्रों के अंदर रसायन विज्ञान की महत्ता जो है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये अपना हेडिंग है, टाइटल है, ये कह सकते हो, जो भी है यही है। अब देखो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप मॉर्निंग में सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हमेशा रसायन विज्ञान से घिरे हुए रहते हो। मॉर्निंग में जो सोप यूज़ की है, ठीक है, जो शैम्पू यूज़ किया है, जो जैम खाया है, किसी ने अगर सॉस खाया है, किसी ने अगर मान के चलो अचार भी खाया है, ठीक है ना, पेन से लिख रहे हो, नोटबुक पर लिख रहे हो, पानी भी पी रहे हो, रात में कोई कॉइल लगा रखी है या मच्छरों से बचने के लिए कोई क्रीम लगा रखी है या कोई लिक्विड जो है उसका यूज़ कर रहे हो, तो सब आपके पास केमिस्ट्री के ही हिस्से हैं, कहीं केमिस्ट्री से कोई अछूता नहीं है। अर्थात एक बात सिंपल बता देता हूं कि अगर केमिस्ट्री नहीं हो तो जीवन की संभावना या फिर जीवन जो है उसके बारे में उसको सोच भी नहीं सकते हो। अगर केमिस्ट्री नहीं हो तो जीवन की कल्पना भी असंभव है, ये याद रखना। और अगर हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान की अलग अलग क्षेत्रों में उपयोगिता, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कृषि के क्षेत्र में कैसे उपयोगी है, ठीक है ना, कृषि के क्षेत्र में ये कैसे उपयोगी है ये बताने जा रहा हूं। पहला पॉइंट, कृषि के क्षेत्र में किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में, इन एग्रीकल्चरल फील्ड। अब देखो, कृषि के क्षेत्र में रसायन विज्ञान की क्या महत्ता है ये भी हम लोग जानेंगे, मगर एक सिंपल सी बात है, जब भी कोई किसान खेती करता है तो उसकी प्राइमरी आवश्यकता, मतलब उसको सबसे महत्वपूर्ण जो उसके दिमाग में थॉट होता है वो क्या होता है? उसके दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण थॉट ये होता है क्या, कि इस बार फसल बहुत अच्छी होनी चाहिए यार, है ना, बिल्कुल, हाँ, चलिए, सिंपल बात है ना, उसके दिमाग में यही होता है, ठीक है, कि जो हमारे पास फसल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और सिंपल फसल अच्छी प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है? उर्वरकों का उपयोग करता है, कीटनाशकों का उपयोग करता है, फफूंदनाशियों का उपयोग करता है, पीड़कनाशियों का उपयोग करता है ना, इन सब का उपयोग करता है, ठीक है। चलिए हरदयाल भाई, मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बता देता हूं, आपको ऐसा अगर लगता है तो बहुत सरल तरीका बता देता हूं, जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद क्लास को डबल स्पीड में करके आप पढ़ सकते हो, हमें कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, मैं नोट्स ऐसे ही बनाऊंगा, मैं लिखा लिखाया नहीं लेकर आऊंगा, तो आपका कमेंट जो है या फिर जो आप सलाह दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, मगर आपकी सलाह सिरे से नकार दी जाती है, ठीक है। चलिए, अब देखो, हम ये कह रहे हैं कि कृषि में अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए, फसल उत्पादन एवं
उन्नत बीज जो बहुत ज़्यादा देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। उन्नत बीज देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जी हाँ, किसान जो होता है वो उर्वरक का उपयोग करता है, ठीक है, के लिए उर्वरक, जिन्हें हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। यूरिया तो सबने सुना होगा, जो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं वो सब जानते भी होंगे, यूरिया तो डालते ही हो खेतों में, ठीक है ना। उर्वरक का उपयोग करते हैं, और किसका उपयोग करते हैं? कीटनाशी का उपयोग करते हैं, ताकि पादपों में, फसल में कीड़े ना लगे, इंसेक्टिसाइड्स का, ठीक है ना। पीड़कनाशियों का उपयोग करते हैं जो रोगों से बचाएंगी, पेस्टिसाइड्स का, ठीक है। फसलों के साथ साथ अनावश्यक पादप भी उगाते हैं जो फसलों की क्या कर लेते हैं? जी हां, पोषण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें खरपतवार कहा जाता है। और खरपतवार को हटाने के लिए, ठीक है ना, खरपतवार को हटाने के लिए जो पदार्थ उपयोग में लिए जाते हैं उन्हें कहते हैं खरपतवार नाशी, वीडीसाइड। पादप में और या फिर पादप में फूल या फल जो लगते हैं उसमें कभी कभी फफूंद लग जाती है, तो फफूंद को हटाने के लिए जो सब्सटेंस उपयोग में लिया जाता है उसे कहते हैं फफूंदनाशी, ठीक है, इत्यादि का उपयोग किया जाता है। किसका? उर्वरक का, कीटनाशी का, पीड़कनाशी का, खरपतवारनाशी का, फफूंदनाशी का, इन सब का उपयोग किया जाता है। और ये सारी चीजें रसायन विज्ञान की ही देन है, ठीक है, इत्यादि का उपयोग करते हैं। ये सभी किसकी देन है? रसायन विज्ञान की ही देन है। किसने दिया ये सब? रसायन विज्ञान ने। अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो ये बनता क्या? पॉसिबल ही नहीं है, सोच भी नहीं सकते अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो, समझे ना। जी हां चलो, नाशी का अर्थ होता है नष्ट करने वाला, ठीक है ना। इसका मतलब हो क्या? जो कीटों को नष्ट करता है, जो रोगों को नष्ट करता है, जो खरपतवार को नष्ट करता है, जो फफूंद को नष्ट करता है, ठीक है। जी हां, चलिए, हाँ फजल, बिल्कुल। चलो अब देखो एक चीज और बताता हूं। आप लोगों को पता है इसी की वजह से भारत में हरित क्रांति जो है वो बढ़ी। हरित क्रांति मुख्यतः खाद्यान्न उत्पादन के लिए थी, विशेषतः गेहूं के लिए, ठीक है ना। भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है, जी हां, चलिए, भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एमएस स्वामीनाथन को। किसको? एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और उस हरित क्रांति का परिणाम यह रहा कि हम आज गेहूं उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं। याद रखना, एक समय ऐसा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारी भूखे मरने की नौबत थी भाई साहब। हमारे देश में जो अन्न था वो नहीं था, गेहूं नहीं था यार, ठीक है ना। और कुछ देशों ने हमारे साथ इतना बुरा तक किया था, एक समय आने पर जब हमारी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, तो जो 4th ग्रेड गेहूं होता है, जो सुअरों के खिलाने के लिए होता है, कुछ देशों ने हमारे पास वो भेजा था हमारी सहायता के लिए। हालांकि हमने सिरे से नकार दिया था, वो अलग बात है। मगर वर्तमान समय में गेहूं के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर है। और इतना ही नहीं, गेहूं, चावल, बाजरा, ठीक है ना, चाय, इन सबको हम लोग अन्य देशों में क्या कर देते हैं? जी हां, बेचते हैं, इनका जी निर्यात करते हैं। हाँ, फफूंद मतलब कवक होता है बेटा, फफूंद कवक होता है, ठीक है ना, कवक। फंजाई सुना हो आप लोगों ने, अचार के ऊपर बूफन जम जाती है ना, वो फफूंद ही है। क्या है? फफूंद,
ठीक, तो ये कृषि के क्षेत्र में हमारा योगदान रहा है। और मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अब भारत जो है वो गेहूं, चावल, फल इनको अन्य देशों को बाहर भेजता है। ठीक है, अन्य देशों को बाहर भेजता है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बात करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान की। किस क्षेत्र में? चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। पहले इसको अरेंज कर देता हूं, उसके बाद उस पर बात करेंगे। देखो, मनुष्य जो है मानव का शरीर है, ठीक है। मानव के शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधि अर्थात बीमारी हो सकती हैं। तो उन सब बीमारियों को सही करने के लिए, जैसे आपको सिर दर्द हो जाए, ठीक है ना, जी हाँ, हाँ, या फिर सिर दर्द बुखार हो जाए, तो आप क्या करते हो? दवाई लेते हो। और जैसे ही आप दवाई लेते हो तो बहुत आसान बात है ना यार, क्या केमिस्ट्री से ही तो बनी है, केमिकल्स से ही तो बनी है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस क्षेत्र में? दूसरे नंबर पर, सेकंड पॉइंट, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। एवं किस क्षेत्र में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में। क्षेत्र में केमिस्ट्री का क्या योगदान है, ये जानने के लिए तैयार हम। देखो, इस क्षेत्र में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए जितने भी मेडिकल वाले स्टूडेंट होते हैं जो नीट करते, मतलब एमबीबीएस करते हैं, उन सबको केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। क्या किया जाता है? केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। ठीक है, चलिए, क्योंकि तभी तो मेडिसिन बनेंगे, क्योंकि उन्हें केमिस्ट्री का ज्ञान होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, ओके प्रेम। देखो, सिंपल बात यह है कि मनुष्य के शरीर में रोग जानने, किसके? मनुष्य के शरीर में व्याधि कहते हैं रोग को। क्या? व्याधि। व्याधि जानने तथा उसके उपचार में किसका? रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। क्या है? इंपॉर्टेंट रोल है। किसका? रसायन विज्ञान का। महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या है? इंपॉर्टेंट योगदान है। अब कैसे है उसको बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई किसी भी बीमारी को सही करने के लिए जो उपचार की विधियां होती है ना, वो कई होती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा होम्योपैथी, ठीक है, किसी ने सुना होगा एलोपैथी, ठीक है ना, किसी ने सुना होगा यूनानी। तो इस तरीके से हम लोग बात करें, अलग अलग चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद हो गया है ना, एलोपैथी हो गया है, होम्योपैथी हो गया है। इन सभी विधियों के अंदर, इन सभी चिकित्सा पद्धतियों के अंदर केमिस्ट्री तो काम में आएगी ही, ठीक है ना, केमिस्ट्री तो काम में आएगी ही। और जब मेडिसिन का निर्माण करना होगा, विभिन्न औषधियों का निर्माण करना होगा, तो रसायन की जानकारी आवश्यक है। किसकी? रसायन की जानकारी आवश्यक है। और यहां देखो, मैंने लिखा मनुष्य के शरीर में व्याधि जानने, व्याधि मतलब रोग। भाई आप लोग ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, यूरिन टेस्ट कराने जाते हो, तो ब्लड टेस्ट ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। वो ब्लड निकालते हैं, उसको केमिकल्स के साथ मिलाते हैं, तभी तो पता चलता है ये वाली बीमारी है, ठीक है ना, वो वाली। तो केमिकल्स के साथ ही मिलाते हैं। किसके? केमिकल्स के साथ ही मिलाते हैं। हाँ, तो चलो फिर जानते हैं इसमें आगे क्या कहा हमने। ये कहा कि कोई सी भी पद्धति हो चिकित्सा की, ठीक है ना, चाहे वो आयुर्वेद पद्धति हो,
आयुर्वेद, ठीक है। एलोपैथी, होम्योपैथी, कोई सी भी पद्धति हो, हर पद्धति के अंदर, ठीक है ना। ये कह रहे हैं सर यूरिन क्या होता है? यूरिन होता है भाई मूत्र, ठीक है ना। जी हाँ, प्रत्येक पद्धति में जो औषधि बनेगी उनमें रसायन ही काम आता है। आदि चिकित्सा पद्धतियों में, आदि चिकित्सा पद्धतियों में औषधि निर्माण के लिए या औषधि निर्माण में, औषधि बनाने के लिए रसायन की आवश्यकता होती है। रसायन की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट ऑफ नीड है यार, किसकी? रसायन की। फिर हम यहां पर एक और बात बता दें आपको, ठीक है, जिससे और चीजें कंफर्म हो जाए कि रसायन के विज्ञान में, हाँ ये तो बहुत, मतलब रसायन जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब औषधियों के निर्माण में रसायन की आवश्यकता होगी, और जब तक रसायन का निर्माण करना है, मतलब औषधि का निर्माण करना है, तो रसायन विज्ञान की ज्ञान होना भी आवश्यक है, ठीक है। चलो, अब एक दो चीजें आपको ऐसी बताता हूं, ठीक है। हाँ सर, क्लास कितने टाइम तक चलेगी? क्लास 1 घंटे ही चलेगी। देखो, एक दो दिन कुछ काम था मुझे, और मेरी आपकी क्लास के बाद भी एक क्लास होती थी, इस वजह से मैं आपकी क्लास को 40 मिनट ही ले रहा था। अब आपकी क्लास 1 घंटे ही लिया करूँगा मैं रोज़, ठीक है। हाँ, हो सकता है 1 घंटे मतलब 55 मिनट हो जाए कभी, है ना, या कभी 1 घंटे 5 मिनट हो जाए, वो लगभग 1 घंटे क्लास चलेगी अपनी, ठीक है। टॉपिक चलने तक क्लास चलेगी। अब यहां पर मैं आपको एक दो चीजें और बता देता हूं। देखो, जैसे ना कुछ औषधियां हैं, उनके नाम बताने वाला हूं मैं आपको। जैसे एक औषधि होती है टेक्साल नाम की। क्या नाम की? टेक्साल। एक औषधि होती है सिस्प्लेटिन। ये दोनों ही रसायन विज्ञान से निर्मित हैं, ठीक है। क्या रसायन विज्ञान से निर्मित है या रसायनों से निर्मित है? और मेरे सखा, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कैंसर के उपचार में प्रभावी औषधियां हैं, ठीक है। क्या? टेक्साल। एक है सिस्प्लेटिन, इत्यादि। किसके उपचार में? कैंसर के उपचार में प्रभावी औषधि। उपचार में प्रभावी औषधियां हैं, जो किसकी सहायता से निर्मित है लाडलो? रसायन विज्ञान की सहायता से निर्मित है, ठीक है ना। जी हां, किसकी? रसायन विज्ञान की सहायता से ही निर्मित है, ठीक है, बिल्कुल। प्रभावी औषधियां रसायन विज्ञान या रसायनों के ज्ञान से ही निर्मित है, ज्ञान के कारण ही निर्मित हुई है, कारण ही निर्मित हुई है। एक चीज तो हुई ये है।
पहली बात, ठीक है। दूसरी और बता देता हूं, दूसरी चीज और बता देता हूं, तत्काल नहीं रहे, टकसाल, ठीक है। हाँ, तत्काल नहीं है, टकसाल है, टकसाल कह दो, टकसाल कह दो। एक चीज यहां बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के जानने की बहुत आवश्यक है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्या है, तो भाई एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैंसर के उपचार में कौन सी औषधि प्रयुक्त आती है, तो याद रखना टैक्साल और, जी हां, क्या टैक्साल काम में आती है और साथ में सिस्प्लेटिन काम में आती है। टैक्साल कह सकते हो, टैक्सोल कह सकते हो, ठीक है, वो कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये लो, वो कोई चिंता नहीं है हमें। ऐसे ही हम बात करें तो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट औषधि बताता हूं मैं आपको, ठीक है। हाँ, एक औषधि है जिसका नाम है एजिडोथाइमिडीन। क्या नाम है, वापस सुनना, एजिडोथाइमिडीन। थाइमिडीन, वापस सुन लो, बोल दोबारा बोल देता हूं, क्या नाम है, एजिडोथाइमिडीन। एजिडोथाइमिडीन की बात करें तो इसे संक्षिप्त में लिखते हैं AZT। एग्जाम में यही पूछेगा कि कैंसर के, सॉरी, एड्स के उपचार में कौन सी औषधि काम में आती है। एजिडोथाइमिडीन एड्स के उपचार में काम में आती है, पहली चीज, ठीक है, पहली बात बता रहा हूं। दूसरा, ये पूछता है AZT का पूरा नाम क्या है, तो ये रहा एजिडोथाइमिडीन, ठीक है ना। एजिडोथाइमिडीन जो है ये आपके पास किसका पूरा नाम है, AZT का। और AZT किसके लिए प्रभावी है, जी हां, एड्स के उपचार में प्रभावी है, ठीक है, किसके, एड्स के उपचार में प्रभावी है। एजिडोथाइमिडीन का उपयोग एड्स रोगी के उपचार में किया जाता है, ठीक है, या एड्स रोग के उपचार में किया जाता है। डायरेक्ट लिख देते हैं, रोगी तो क्या ही होगा, रोग के उपचार में किया जाता है। उपचार में किया जाता है। अब एक चीज सुनो भाई, सोचो रसायन विज्ञान का अगर ज्ञान नहीं होता, क्या रसायन विज्ञान का ज्ञान नहीं होता तो क्या ये औषधियां बन पाती, ठीक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्या, जी हां, चलिए पंकज, डेमो अलग चीज होती है भाई, ठीक है ना, डेमो अलग चीज होती है, ये अलग चीज है, समझे। आप किसी मिठाई की दुकान पर जाते हो, बहुत सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। आप किसी मिठाई की दुकान पर जाते हो, ठीक है, वहां उससे कहते हो कि भाई मुझे कलाकंद पसंद आया, आपका एक बार टेस्ट करा दो, तो क्या वो आधी किलो या 1 किलो कलाकंद टेस्ट कराता है, छोटा सा टुकड़ा ही टेस्ट कराता है ना भाई, ठीक है। तो इस बात को समझो, डेमो में हमने ये बताया था कि ऐसे ऐसे हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, और यहां हम पढ़ा ही रहे हैं, बस दोनों चीजों में अंतर होता है भाई। डेमोन्स्ट्रेशन अलग चीज होती है और लाइव एग्जाम्पल अलग चीज होते हैं, ठीक है। तो AZT का उपयोग एड्स के उपचार में करते हैं, और यही मैं कह रहा हूं आप लोगों से। चलिए, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक कमेंट 1 या 2 बार से ज्यादा मत डाला करो, आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। अब देखो, हाँ देखो, बिल्कुल एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, और एड्स के कई, सबसे बड़ी बात, एड्स जो है ये HIV वायरस से होने वाला रोग है। किससे, HIV वायरस से होता है ये रोग, है ना। और इसका पूरा नाम क्या है HIV का, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, पहली बात। दूसरी बात और सुनो अब यहां पर, अब पॉइंट ये है कि सर एड्स के कारण क्या है। देखो, एड्स
यौन संचारित रोग है। जी हां, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा यौन संबंध बनाता है तो एड्स होने की संभावना है। ठीक है ना, मतलब इंटरकोर्स करता है, फिजिकल रिलेशंस बनाता है, तो क्या है, एड्स होने की संभावना है, पहली बात। दूसरी चीज, अगर हम लोग बात करें वो अप्राकृतिक मैथुन करता है तो भी उसे एड्स होने की संभावना है। तीसरे नंबर पर हम लोग बात करें, यदि किसी एड्स रोगी के साथ यौन संबंध बनाए जाएंगे तो भी एड्स हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यदि किसी एड्स से ग्रसित व्यक्ति का रुधिर किसी दूसरे व्यक्ति में चला जाए तो वहां पर भी एड्स होने की संभावना होती है। जैसे एक छोटा सा केस बता देता हूं मैं आप लोगों को। एक केस स्टडी ये है कि एक व्यक्ति जिसके एड्स का कारण उसके एड्स होने के 8 से 10 महीने बाद पता चला, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहला उसका जो है हम बता देते हैं। भाई टीबी अलग होता है, टीबी नहीं होता, वो टीबी होता है वो। ठीक है ना, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं उसको, टीबी नहीं होता, वो टीबी होता है। अब ध्यान से सुनो, एक व्यक्ति था, वो एक बार जर्नली शेविंग कराने गया। ठीक है, जल्दी में था तो उसने बोला बार्बर को कि भाई फटाफट शेविंग कर दे। अब जब फटाफट काम होते तो उसमें कट लग गया, उसके क्या हो गया, कट लग गया उसके। अब जैसे ही उसके कट लगा तो कोई बात नहीं, उसने फिटकरी लगा दी और जो जेल था वो लगा दिया, तो वो उसके बाद चला गया। ठीक है, अब कोई बात नहीं, वो चला गया। कुछ टाइम के बाद उसको लक्षण दिखाई दिए, उसने फिर टेस्ट कराया। जैसे ही टेस्ट कराया तो पता चला, एड्स के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है एलिसा टेस्ट। ये भी ध्यान रखना, एड्स के परीक्षण के लिए जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं एलिसा टेस्ट। ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों के काम आने वाली है, ये बायोलॉजी वालों के तो विशेषता है। ठीक है ना, सिंपल। फिर आगे की सुनो, एलिसा टेस्ट हुआ। जैसे ही उसने एलिसा टेस्ट कराया तो पता चला कि भाई तेरे तो एड्स है। तो उसने कहा यार ऐसा कुछ तो मैंने किया ही नहीं कभी भी जो एड्स हो जाए, क्योंकि एड्स के पीछे के कारण जो है, लोगों का यही मानना है कि एड्स जो है वो यौन संक्रमित रोग है, मगर नहीं ना, हमेशा यौन संक्रमित नहीं होता। तो फिर वो पूरी केस स्टडी खुली और पता चला कि जिस ब्लेड से उसके कट लगा था उससे पहले उसी ब्लेड से किसी और व्यक्ति के कट लगा था, और जिस व्यक्ति के कट लगा था उसके एड्स था। तो ब्लेड पर उस एड्स वाले व्यक्ति का रक्त और इस ब्लेड से ट्रांसफ्यूजन हुआ अगले व्यक्ति में, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है वो अगले व्यक्ति में चला गया। तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा तो भी एड्स जो है वो फैल जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना, ब्लड फ्यूजन से या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स से एड्स फैलता है, साथ खाने वाने से एड्स नहीं फैलता, मगर फिर भी बच के रहें। हालांकि ऐसे लक्षण अब कम दिखाई देते हैं लोगों में, फिर भी बच के रहें। ठीक है, और अब मैं आप लोगों को यहां बता रहा हूं कि रसायन विज्ञान की ही इन सब खोजों के द्वारा रसायन विज्ञान के ज्ञान से ही अनेकों जीवन रक्षक औषधियां जो हैं प्राणियों से वनस्पतियों से प्राप्त की गई तथा रसायनों से निर्मित की गई। किससे? केमिकल्स से सिंथेसाइज किया गया, संश्लेषित की गई। ठीक है ना, रसायनों से निर्मित की गई। ठीक, ये सारी चीजें होती हैं अपने पास जो इसके योगदान को बताती है। ऐसे ही
रेडियम है, कोबाल्ट है, उनसे कैंसर का उपचार किया जाता है। तो ये सारी चीजें चिकित्सा के क्षेत्र में आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये चिकित्सा का क्षेत्र है। और भी हम लोग 4-5 क्षेत्रों की बात करने वाले हैं जहां रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है, मगर सखा उन सब क्षेत्रों की बात करूंगा मैं आप लोगों से अगली क्लास के अंदर। अभी लेता हूं मैं आप लोगों से विदा, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।